हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे वर्ड होंगे, जो टर्म्स होंगे, उनका मीनिंग पता होना ज़रूरी है। तो आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमारा एंटिटी शब्द आता है। ये हमारी बुक में हम बार बार वर्ड देखेंगे। एंटिटी होता क्या है? एंटिटी मीन्स क्या कह रहा है कि एक इकोनॉमिक यूनिट होती है विच में भी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी, जब हम अपना अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है कि बिजनेस का पता होना चाहिए कि बिजनेस जो है वो क्या होता है। तो ये बिजनेस का क्या अर्थ है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, और वो कैसी एक्टिविटी हो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, मतलब कुछ हम पैसा अर्न करने के मकसद से जो भी काम हम करेंगे, या तो हम प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग करेंगे, कुछ प्रोडक्ट हैं, कोई वस्तु है, उसको बेचना या खरीदना, या फिर हम उस प्रोडक्ट की प्रोड्यूसिंग करेंगे, या फिर हम किसी तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं, बैंक सर्विस दे रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की कोई भी सर्विस दे रहे हैं, जो हम पैसा अर्न करने के मकसद से कोई काम कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो अब हमारा एंटिटी वर्ड क्या होगा कि कोई भी हमारी जो संस्था होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी कंपनी होगी, उसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? उसे हम एंटिटी कहते हैं। तो इसने क्या कहा है कि कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जो क्या है कि बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। इसने जो दो पार्ट में डिवाइड किया एंटिटी को, सबसे पहले कह रहा है कि बिजनेस एंटिटी क्या होती है। तो मीन्स जो भी बिजनेस एंटिटी इकोनॉमिक यूनिट होगी। इकोनॉमिक का क्या अर्थ होता है कि जो मनी अर्न करने के मकसद से आप कोई काम कर रहे हो, वो यूनिट, अगर ऐसी यूनिट आपने स्थापित की है, ऐसा कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, ऐसी कोई संस्था आपने स्थापित की है, वो हमारी क्या होगी? इकोनॉमिक यूनिट होगी। विच इज फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम, कि वो पैसा अर्न करने के, आय अर्न कर, इनकम अर्न करने के मकसद से आपने वो फॉर्म की होगी। बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स, जो अभी हमने बात की वही कह रहा है कि या तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी तरह की, या फिर आप जो गुड्स हैं, गुड्स क्या होते हैं? कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल जो आप प्रोड्यूसर से या फिर होलसेलर से बेचने के मकसद से लेके आए हो, आप उनको क्या कहोगे? गुड्स कहोगे अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में। गुड्स बेचने से या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने से, कि हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं, कोई लॉ की सर्विस दे रहे हैं, हम कोई एडवाइस दे रहे हैं, या फिर हम ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं, या बैंकिंग की हम सर्विस दे रहे हैं, तो ये सभी क्या होती हैं कि वो सर्विस होती है। तो या तो हम गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और किस मकसद से कर रहे हैं कि अर्न करना क्या है? हमें इनकम अर्न करनी है। इस मकसद से जो भी यूनिट स्थापित की जाती है, जो भी संस्था, जो भी कंपनी, जो भी फर्म, जो भी शॉप आप स्थापित कर रहे हो, वो क्या होती हैं? हमारी बिजनेस एंटिटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एलजी आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड हमें करवाती है। एलजी जो है एक कंपनी का नाम है, तो वो नाम जो है उसकी एक तरीके से पहचान है, और वही पहचान, वही नाम क्या होता है? एंटिटी होता है, बिजनेस एंटिटी। इसके अलावा क्या कह रहा है कि विप्रो है, मारुति सुजुकी है, इस तरह के जो नाम है वही क्या होते हैं? बिजनेस एंटिटी होते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ हमारी नॉन बिजनेस एंटिटी भी होती हैं। नॉन बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब है कि अभी हमने बिजनेस एंटिटी में तो क्या कहा था कि इनकम अर्न करने के मकसद से हमने किसी यूनिट को स्थापित किया है, लेकिन नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है कि जिसको हम प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से स्थापित नहीं करते, बल्कि सोसाइटी को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर एंड टू सोसाइटी को, या जो भी हमने यूनिट स्थापित की है, जो भी हमने कंपनी, संस्था स्थापित की है, उसके जो मेंबर्स हैं उनको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा मेन मकसद जो है प्रॉफिट करना नहीं होता। इसके एग्जांपल्स में आप क्या ले सकते हो कि कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, क्लब हैं, या लाइब्रेरीज हैं, इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो आप नॉन बिजनेस एंटिटी में ले सकते हो। कि जो हॉस्पिटल हैं फ्री में, जहां पेशेंट का इलाज किया जाता है, लाइब्रेरी हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे? नॉन बिजनेस एंटिटी के हो जाएंगे। तो एंटिटी का मीनिंग हमारा क्या रहेगा कि कोई भी फर्म है, जो कंपनी है, या फिर कोई हमारी शॉप है, उसका जो नाम होगा, उसकी जो पहचान होगी, वही हमारा क्या होगा? एंटिटी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म होगी वो क्या होगी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस की होगी। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, या कोई गुड्स हम बेचने के मकसद से हम
थोक विक्रेता या प्रोड्यूसर से लेकर आए हैं उसको आगे हम सेल कर रहे हैं, तो बेचने के मकसद से जो हम गुड्स लेकर आए हैं, तो उसमें ट्रांजैक्शंस का क्या अर्थ है। हमारे पास पूरी बुक में हम पूरे साल में इन ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस वर्ड को पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जब अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इन टर्म्स का मतलब ही पता होना चाहिए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है। ट्रांजैक्शंस होता है लेन देन। अब हम अपना जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें किस चीज़ का लेन देन कर रहे हैं, कि अगर हम कोई गुड्स बेच रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को गुड्स दे रहे हैं और उसके बदले में हम मनी उससे रिसीव कर रहे हैं। तो यही जो लेन देन है उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्या कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट चेंजेज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। मीन्स जो भी एक्टिविटी हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस को चेंज करेगी मतलब हमारे पास मान लो 100 रुपये हैं और अब हमने कोई सामान खरीदा है, इसमें इन 100 रुपये में से आपने 10 रुपये का अगर कोई सामान खरीदा है, हमारी मतलब फाइनेंस, पैसा हमारे पास कितना है, उस सिचुएशन में उस पैसे में जो भी चेंज आ रहा है वही वो चेंज किसके कारण आ रहा है, इस ट्रांजैक्शंस के कारण ही आ रहा है, इसी एक्टिविटी के कारण आ रहा है कि हमने जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं, 10 रुपये का कोई सामान खरीदा है, तो सामान आप खरीद रहे हो 10 रुपये का, उसके कारण आपके अब 100 रुपये जो आपके पास थे वो अब 100 नहीं रह जाएंगे, क्योंकि 100 में से 10 रुपये का आप सामान खरीद चुके हो, तो आपके पास अब 90 रुपये हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारी जेब में 100 रुपये थे अब हमारे 90 रह गए। तो ये चेंज हुआ है, किसके कारण चेंज हुआ है, ये कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने की, मीन्स कोई भी प्रोडक्ट हमने परचेज किया है 10 रुपये का, इसके कारण हमारी फाइनेंसिंग पोजीशन चेंज हुई है। या फिर आप इसमें यह भी कह सकते हो कि आपके पास 100 रुपये पहले थे, ऐसे थे 10 रुपये का आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया, उस प्रोडक्ट को बेचने से आपके पास ये पैसे आए हैं, तो इसके कारण हमारे पास क्या हो गया, 100 की बजाय अब हमारे पास 110 रुपये हो गए। मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पहले की अपेक्षा अब चेंज हो गई, 100 की बजाय 110 रुपये हमारे पास हो गए। तो ये क्या है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज जिस एक्टिविटी के कारण होता है उसी एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। ओके, इसके बाद एक वर्ड हमारे पास आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है कि अभी हमने जो पढ़ा कि ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शंस का जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। ट्रांजैक्शन से क्या रिजल्ट आ सकता है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो होलसेलर से जो हमने उस प्रोडक्ट को खरीदा 1000 रुपये में, 1000 रुपये का हमने होलसेलर से सामान खरीदा है और उसी 1000 रुपये के सामान को आप अब 1200 रुपये में टोटल जो सेल है वो कर देते हो। तो इन 1000 रुपये का सामान जो आपने होलसेलर से या प्रोड्यूसर से परचेज किया और 1200 रुपये में जो बेचा है, यही ट्रांजैक्शंस थी कि 1000 रुपये में जब हमने खरीदा है तो सामान हमारे पास आया, इसके बदले होलसेलर को आपने ये 1000 रुपये पे किए। अब इसी सामान को आप आगे कस्टमर को बेच रहे हो और कस्टमर से अगर 1200 रुपये रिसीव कर रहे हो, तो ये भी हमारी ट्रांजैक्शंस थी। तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस के कारण जो रिजल्ट आया, अब इसका रिजल्ट क्या आया कि हमने 1000 रुपये का सामान 1200 रुपये में बेच दिया, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि हमने प्रॉफिट अर्न किया इन एक्टिविटी से 200 रुपये। तो यही जो प्रॉफिट है यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। इसकी बजाय अगर हम इस 1000 रुपये के सामान को 800 में बेच देते हैं तो ये भी हमारा रिजल्ट होगा, किस बेस पर होगा, लॉस के बेस पर होगा। मीन्स हमें नुकसान हुआ है 200 रुपये का। तो ये हमारा क्या होता है कि कोई भी जो रिजल्ट आता है इन ट्रांजैक्शंस के कारण, जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो हमारा क्या होता है, इवेंट हो जाता है। इसके बाद एक शब्द कह रहा है ये कि अकाउंट क्या होता है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडिड एंड सब्ट्रैक्ट एट वन प्लेस। मीन्स जो भी हमारे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जैसे हम अब कुछ सामान हम सेल करते जाएंगे, कुछ हम परचेज करते जाएंगे, कुछ हमने सामान कुछ परचेज किया होगा उसमें से कुछ हमारा वेस्ट सामान आ सकता है, टूटा हुआ सामान आ सकता है, कुछ खराब सामान हमारे पास आ सकता है, उसको आप रिटर्न भी कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने जो सामान बेचा है, अगर हमारे कस्टमर भी उसको रिटर्न कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को अगर इनके नेचर के अकॉर्डिंग, मीन्स जो भी हम पूरे साल में सामान खरीदते जाते हैं उसको
एक जगह पर अगर रिकॉर्ड कर देते हैं, या फिर जो सामान हम बेचते जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर देते हैं, अपने कस्टमर को सैलरी दे रहे हैं, उस सैलरी को किसी एक जगह पर रिकॉर्ड अगर कर रहे हो, तो वो जगह है जहाँ पर इन्हें रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी जगह का नाम हम क्या लेते हैं, अकाउंट लेते हैं। कि एक जगह पर आप एक जैसे नेचर वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन सभी को अगर जहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो आप, या कहीं ऐड करना है किसी को, कोई सब्ट्रैक्ट करना, उसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। अकाउंट हमारा टी फॉर्म में होता है, जिसकी दो साइड होंगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी, जिसको हम अकाउंटिंग जो लैंग्वेज है उसमें क्या कहते हैं, एक हमारा डेबिट साइड होगा, एक हमारा क्रेडिट साइड। जैसे दिखा रखा है कि हमारा एक कैश अकाउंट है, मीन्स कैश में हम जितना भी सामान परचेज करेंगे, जितना भी सामान हम सेल करेंगे, जहाँ जहाँ से हमारे पास कैश आएगा, जहाँ जहाँ हम कैश को पे करेंगे, वो हम उसके लिए एक जगह पर वो ट्रांजेक्शन सारी लिखेंगे, वो कैश अकाउंट हो जाएगा। मीन्स ये जो जगह है ये हमारा अकाउंट है। इस अकाउंट में हमने अभी बात जो की, जैसे ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये हमारा एक हमारा क्रेडिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होगा। इसकी फॉर्म जो है वो टी शेप होगी, कि टी शेप होगी। इसके एक साइड हम अपने डेबिट साइड बोलते हैं और एक साइड को हम अपने क्रेडिट साइड बोलते हैं। इसके बाद वर्ड आ रहा है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे आप पैसा अर्न करना चाहते हो, ऐसा कोई काम जब शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपको उसमें कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ पैसा आपको अपनी जेब से वहाँ लगाना पड़ेगा। तो वो जो पैसा आप बिजनेस शुरू करते टाइम, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस करने वाला जो पर्सन होता है, वो आदमी अपनी जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, बिजनेस इंटरप्राइज में, जो एंटिटी हम बात कर रहे थे उसमें जब पैसा आप शुरू में इन्वेस्ट करते हो, उसी पैसे को आप कैपिटल कहते हो। और ये कैपिटल किस किस फॉर्म में हो सकती है, कैश के रूप में हो सकती है, गुड्स के रूप में हो सकती है, एसेट्स के रूप में हो सकती है। कि ये आपके पास कैश के रूप में पैसा, मनी जो होती है उसके रूप में हो सकती है। गुड्स मीन जिस चीज़ का आप बिजनेस करना शुरू करोगे वो गुड्स जो होगा उस वे में, उस रूप में भी हो सकती है। और एसेट्स क्या होती हैं, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास फर्नीचर है, जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं हमें फर्नीचर की ज़रूरत है, कोई हमें बिल्डिंग चाहिए, इन सभी को हम क्या नाम देते हैं, एसेट्स नाम देते हैं। हमारा मेन बिजनेस होगा, जैसे मान लो हम स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो स्टेशनरी का जो सामान होगा वो तो हमारा क्या होगा, ये गुड्स होगा। कि इस गुड्स को तो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, कि इसको तो हमें बेचना है आगे कस्टमर को, और उसके बदले में हमें मनी अर्न करनी है। लेकिन इसी स्टेशनरी को बेचने के लिए हमें कुछ एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हम जो स्टेशनरी की अपनी एक छोटी सी शॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एक शॉप की, एक दुकान की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसमें फिर इनको एक जो हमारी बुक्स होंगी, जो हमारे स्टेशनरी का अदर सामान जो होगा, पेन पेंसिल जो भी सामान हमारा होगा, उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने के लिए हमें फर्नीचर की भी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं, फर्नीचर है, हमारी बिल्डिंग है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। इनको एसेट्स क्यों कहते हैं, एसेट्स हमारी क्या होती हैं कि जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, जो हमारे बिजनेस में हेल्पफुल रहेंगी, जिनको हम बेचने के मकसद से नहीं खरीद कर लेके आए हैं, वो हमारी एसेट्स होती हैं। तो कैपिटल जो होगी वो किस किस रूप में हो सकती है, हमारी कैश के रूप में हो सकती है, गुड्स के रूप में और एसेट्स के रूप में। ये आपको याद रखना है कि कैपिटल जो होती है, प्रोप्राइटर जो भी अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, वो अमाउंट क्या कहलाएगी, हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में, अकाउंटेंसी की जो लैंग्वेज है उसमें उसे हम कैपिटल कहेंगे। कैपिटल के बाद बात आती है ड्राइंग की। ये ड्राइंग क्या वर्ड है, अभी हमने जो कैपिटल बात की है, उसी कैपिटल में से जो पैसा हमने अपने बिजनेस करने के मकसद से बिजनेस में इन्वेस्ट हमने किया, उसी पैसे में से अगर आप कुछ पैसा, आप मीन्स जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर हमारा है, वो ओनर अपना कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वहाँ से ड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, तो उस पैसे को आप क्या नाम दोगे, ड्राइंग नाम दोगे। यहाँ पर जैसे कि क्या कह रहा है कि एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर
फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग। मीन्स क्या है इसका मतलब, अपने घर के यूज के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हो और बिजनेस का जो फंड, डेली गुड्स बेचने से जो पैसा आप अर्न कर रहे हो, उसी पैसे में से आप अपनी पर्सनल कोई पेमेंट कर रहे हो, तो उस पर्सनल पेमेंट को अपनी बिजनेस की जो अकाउंटेंसी की लैंग्वेज होगी उसमें हम क्या नाम देंगे, उसको हम ड्रॉइंग नाम देंगे। इसके बाद वर्ड आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है कि इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म इज लायबल टू पे टू आउटसाइडर्स। मीन्स क्या है कि देखो, अभी हमने बात की कि प्रोप्राइटर जो है, जो हमारा ओनर है, बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को हम नाम दे रहे हैं कैपिटल। लेकिन हो सकता है कि इस ओनर के पास इतना पर्याप्त मात्रा में पैसा ना हो कि सारा का सारा पैसा ये खुद अपनी जेब से, अपने घर से ही लगा सके। तो इसके लिए इसको पैसों की जब बिजनेस करने के लिए ज़्यादा की ज़रूरत है, तो ये किसी अदर पर्सन से, आउटसाइडर से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, किसी बैंक से क्या करता है कि कोई लोन लेता है, पैसा उधार लेता है। तो अब ये उधार लिया हुआ पैसा है, ये इसकी खुद की कैपिटल जो है, इसका खुद का पैसा था। लेकिन अगर कहीं बाहर से, मान लो किसी पर्सन से या किसी बैंक से ये लोन ले रहा है, तो उस लोन को पे करना इसका कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, दायित्व बनता है कि इसको उसे पे करना ही करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। तो अगर खुद ने पैसा लगाया है उसको तो आप नाम दोगे कैपिटल, और किसी आउटसाइडर से अगर अपने बिजनेस में उसने पैसा लगाया है तो उस पैसे को आप क्या नाम दोगे, लायबिलिटी नाम दोगे। मिलर है, उसने क्या कहा कि लायबिलिटी जो है वो डेब्ट भी हो सकता है। मीन्स अभी हम जो बात करें ना लोन की, अभी कहीं से हमने उधार लिया है, लोन लिया है, पैसा किसी से उधार लिया, उसी को हम क्या नाम देते हैं, डेब्ट। उसी को हम डेट नाम देते हैं, ऋण जो कहते हैं हम हिंदी, वो उस रूप में हो सकता है। दे आर अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम सामान मान लो उधार ले रहे हैं, जिससे हम अपना जो बिजनेस का गुड्स जो था, जिसको बेचने का हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम बेचने के मकसद से खरीद कर लेके आ रहे हैं, उसे हम गुड्स नाम दे रहे थे। और ये गुड्स अगर किसी पर्सन से, किसी होलसेलर से, किसी प्रोड्यूसर से आपने उधार में लिया है, उधार में सामान अगर खरीदा है, तो वो पर्सन, जिस पर्सन से आप उधार में सामान खरीद रहे हो, वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो या तो क्रेडिटर से हमने गुड्स उधार में ले लिया, या किसी अदर पर्सन से हमने मनी उधार में ले ली कि कुछ टाइम के बाद आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, तो वो सब क्या हो जाते हैं, हमारी लायबिलिटीज हो जाती हैं। लायबिलिटीज को भी इसने अभी दो टाइप में बांटा है, एक हमारा इंटरनल लायबिलिटीज कह रहा है, एक हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज कह रहा है। इंटरनल लायबिलिटीज क्या कह रहा है कि ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द प्रोप्राइटर और ओनर आर इंटरनल लायबिलिटी सच एज कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखो, जो ओनर्स होता है, हम ये मान के चलते हैं हम कि अपना जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, और हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी अभी बात करते हैं हम एंटिटी है, ये दोनों जो होते हैं ना, अलग अलग मानते हैं हम, इनका अस्तित्व जो होता है वो अलग होता है। तो अभी ओनर ने पैसा भी, अभी हमने दो शब्द यूज किए, एक तो हमने क्या कहा, कैपिटल कहा, और एक हमने कहा कि कहीं लोन लिया है हमने, जिसको नाम दे रहे थे आप डेट। ठीक है, अभी ये जो दो तरह की लायबिलिटी बता रहा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो ओनर है और जो हमारा बिजनेस है, उन दोनों का अलग अस्तित्व होने के कारण अब एक तरीके से बिजनेस ने क्या किया है, यहाँ से भी एक तरीके से उधारी पैसा ले लिया कि ओनर ने जो पैसा लगाया कैपिटल, वो तो हमारी हो जाएगी इंटरनल लायबिलिटी, और जो हमने किसी आउटसाइडर से लोन लिया था, डेट लिया था, वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो जाएगी। ये लायबिलिटी को इसने दो पार्ट्स में बांटा है। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि लायबिलिटी को अदर टू पार्ट्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है और करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि नॉन करंट, जो हमें करंट में, वर्तमान में पे नहीं करनी है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाती है। मीन्स जो हम लॉन्ग टर्म के लिए कहीं से उधार ले रहे हैं पैसा, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाती हैं। और जो हम शॉर्ट टर्म के लिए कहीं से पैसा उधार ले रहे हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए, मीन्स 12 मंथ से कम के लिए, विद इन 1 ईयर्स के लिए अगर हम ले रहे हैं, तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज हो जाती हैं। इसके बाद एक और वर्ड आ रहा है एसेट्स का।
एसेट्स हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि क्या होती हैं, कि जो हमारे बिजनेस में एक तरीके से सहायक का काम करती हैं, जो हम बेचने के मकसद से नहीं लेकर आ रहे। जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे अभी, फर्नीचर का दे रहे थे, बिल्डिंग का दे रहे थे, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। इस एसेट्स का मीनिंग क्या है? एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट्स। मीन्स क्या कह रहा है ये, कि मीन्स बिजनेस की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर हमारा जो ओनर है उसका स्वामित्व जो हो जाता है, उस पर ओनरशिप उसकी खुद की आ जाती है, तो उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में इसने क्या क्या कहा है, कोई हमारा कैश या बैंक बैलेंस हो जाता है, हमारे पास जो कैश है, जो फर्नीचर है, जो स्टॉक हम बेचने के मकसद से गुड्स लेके आए हैं, वो बिना बिका हुआ सामान हमारे पास रखा है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सभी हमारी क्या हो जाती हैं? एसेट्स हो जाती हैं। लाइबिलिटीज़ की तरह ही एसेट्स को भी दो टाइप में कन्वर्ट किया गया है, नॉन करंट हैं और करंट एसेट्स हैं हमारी। नॉन करंट एसेट्स मीन्स क्या कह रहा है, कि दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस एंड आर नॉट मींट फॉर सेल। मीन्स जो बेचने के मकसद से हम नहीं लेके आते, बिजनेस में कंटिन्यू यूज के लिए जिन एसेट्स को हम खरीद कर लेके आ रहे हैं, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं। लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, कंप्यूटर है, कोई व्हीकल है, फर्नीचर है, ये सभी हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं, जिनका लंबे टाइम के लिए हमें बिजनेस में यूज करना होता है, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं। अब इन्हीं नॉन करंट को आगे ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक हमारा टेंजेबल एसेट्स हो जाता है, एक इनटेंजेबल एसेट्स होता है। टेंजेबल मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो एसेट्स हमारी टेंजेबल एसेट्स होती हैं। मीन्स जिनका कुछ कोई न कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अभी हमने एसेट्स में लैंड बिल्डिंग की बात की थी, प्लांट मशीनरी की बात की थी, कंप्यूटर की बात की थी, फर्नीचर की बात की थी। इन सभी को हम टच भी कर सकते हैं, जिनको देख भी सकते हैं। तो वो सभी एसेट्स हमारी जो अभी तक हमने बात की, वो सारी टेंजेबल एसेट्स की बात की थी। कुछ एसेट्स हमारी ऐसी भी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन उन्हें वो हमारे बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। जैसे अभी कंप्यूटर की जो हमने बात की ना, वो तो हमारा टेंजेबल एसेट्स हो गया, लेकिन कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी एसेट्स जरूर होते हैं। और जो हमारा कॉपीराइट है, कुछ हमारा पेटेंट है, गुडविल है, मीन्स अपनी जो फर्म है, जो संस्था है, उसकी कुछ इमेज है मार्केट में, रेपुटेशन जो है, वो सारी चीज़ें हमारी एसेट्स में काउंट होंगी। लेकिन वो एसेट्स कौन सी होंगी? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जिनको हम देख नहीं सकते, वो हमारी क्या होती हैं? इनटेंजेबल एसेट्स होती हैं। इसके बाद दूसरी करंट एसेट्स में कौन सी एसेट्स को हम शामिल करेंगे? जो हमारी एक साल के अंदर हम जिनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हमारी करंट एसेट्स हो जाती हैं। जैसे हमने सामान मानो उधार में बेचा हो, तो हमने उसको उधार दी हो, 3 महीने के लिए सामान उधार में दिया हो, 6 महीने के लिए उधार में दिया हो, तो जिन लोगों को, जिन कस्टमर को हमने सामान उधार में बेचा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। इन डेटर्स को हम क्या करते हैं कि अपनी एसेट्स मानते हैं, कि आज अगर ये उधार में ले रहे हैं तो 3 महीने के बाद हमें ये पेमेंट कर देंगे, तो तब हमारा कैश आएगा। ये 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये पेमेंट कर देंगे। तो इन डेटर्स को, इन पर्सन्स को जिनको हमने सामान उधार में बेचा है, उनको हम एसेट्स मानते हैं। तो ये हमारी कौन सी एसेट्स हो जाएगी? ये हमारी करंट एसेट्स हो जाएगी, जिनको 1 साल के अंदर हमें कैश में कन्वर्ट करना होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बाकी बची हुई टर्म्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।